आपको मिलती है ना आपके एग्ज़ाम में, उसमें इक्वेशन लिखी हुई होगी, एक दफ़ा फिर भी आप लोग फार्मूला शीट खोल के चेक कर लेना। और मतलब सब चीज़ों के वही हैं, वाई आर ए, सिर्फ एन एक नई चीज़ थी जो हमने देख ली कि कितनी दफ़ा डबलिंग हुई है। सही है, तो अगर 8 की एग्जांपल है तो 1 से लेकर 2 तक एक दफ़ा, फिर 2 से 4 तक दूसरी दफ़ा, और 4 से 3 तक तीसरी दफ़ा। तो इस तरीके से हमें डबलिंग कैलकुलेट करनी है। एनीवेज, तो उस क्वेश्चन पे ही जाते हैं वापस। वो क्वेश्चन क्या था? ये क्वेश्चन था वो। अब अगर इसमें हम देखें तो क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं हमारा आर? आर कहाँ है? नीचे है। सही है, y इज इक्वल टू ए प्लस आर की पावर n। तो y इज इक्वल टू ए प्लस आर की पावर n। तो y क्या बन रहा है यहाँ पे? वाई सेम रहेगा। हाँ, तो y है हमारा क्या? टू एवरेज टाइम थर्टी पर यूनिट। टोटल यूनिट्स कितने हैं यहाँ पे मैक्सिमम जो दिए में? 8। और उनका टोटल टाइम कितना है? 233। 29.1 बनेगा। 29.1। कैसे किया? 233 डिवाइडेड बाय 8। पर यूनिट एवरेज टाइम कितना है? फातिमा, आपको समझ आ गया? हमने तो किया था एक सवाल। फातिमा, हेलो? खैर, एनीवेज, सो y हमारा आ गया इज इक्वल टू ए। ए क्या है हमारा? पहला यूनिट बनाने में कितना टाइम लग रहा था? 40 मिनट्स। 40 मिनट्स। प्लस आर, आर हमें नहीं पता। और एन, पावर एन, एन कहाँ आएगा? नंबर ऑफ मिनट्स डबल, इसमें भी 3 होगा। बिल्कुल, 3 क्यों होगा ये फातिमा बताएंगी। फातिमा शायद क्लास ऑन करके। नो नो, आई एम हियर, मैं पानी पीने गई थी। अच्छा। जी। जी, तो आपने क्या y, पूछा? y की जगह हमने 29.1 रखा। y क्या होता है? एवरेज टाइम पर यूनिट। हम्म। ये हमने कल किया था। हमने 8 यूनिट्स के लिए हमने मिनट्स देखे, 233 मिनट्स लग रहे हैं। और आर यूनिट है तो हमने डिवाइड करके एवरेज निकाल ली, विच इज़ 29.1। जी। ए हमारा पहले यूनिट का टाइम होता है विच इज़ 40। आर हमें नहीं पता, एन क्या होगा? उमर ने बता दिया। फातिमा आप बताओ जल्दी से। आर एन। अच्छा, सही है। सॉरी, एन एन एन, यस। अच्छा, n is the number of times that the units have doubled. Is it यस। correct? Okay, fine. तो एन क्या है यहाँ पे? क्या वैल्यू लिखूँ? Can it be in decimal? ओके। I'm वुड बी asking, can it be in decimal? आई वुड बी इंटरेस्टेड टू लिसन टू हेयर। No, 1 second. 3 times. थ्री It's टाइम्स? not decimals. Yeah, it's not तो decimal. अगर इसकी वर्किंग करें, आप लोग जल्दी से कर सकते हो। 29.1 माइनस 40 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस आर की पावर, सॉरी प्लस आर की पावर 3, आर क्यूब। ऐसे ही है। यस। और माइनस 10.9 इज इक्वल टू आर क्यूब। हाँ, और अगर मैं क्यूब रूट अप्लाई कर दूं दोनों साइड्स पे, अगर मैं दोनों साइड्स पे क्यूब रूट अप्लाई कर दूं, तो 3.3. ये तो कट ऑफ हो जाएगा और लेफ्ट साइड पे रह जाएगा आर इज इक्वल टू।
इसका आंसर क्या होता है? नेगेटिव 10.9 3.3. का क्यूब 3.3, ऐसा कैसे आ गया? Mm-hmm. But like अगर मैं नेगेटिव डाल के करूँगी तो मैथ एरर आएगा. No wait, just 1 second. It cannot be. It is 2.2. Sorry, मैं square root दे दी. 2.2 आर तो हमारा 90% था उसके अंदर। Okay. एक सेकंड रुको आप लोग ज़रा, मैं वर्किंग देख लूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? रिक्वायरमेंट नंबर 6 है ना ये? ओ यार मैंने Yes. कितनी बेसिक गलती की है यार। इक्वेशन में क्या है बीच में? मल्टीप्लाई हो रहे हैं Yes. वो Mm, मल्टीप्लाई हो रहे हैं यार, मैंने प्लस लगा दिया है दोनों के बीच में। दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ए मल्टीप्लाई बाय आर की पावर एन है। तो यहाँ पे 40 प्लस नहीं, 40 मल्टीप्लाई बाय 40 आर क्यूब होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकता हूँ? 29.1 डिवाइडेड बाय 40 इज इक्वल टू आर क्यूब। 40 को नीचे डिवाइड करने के लिए भेज दिया। बात समझ आई? मल्टीप्लाई था वहाँ। तो अब क्या आ रहा है? 29.1 डिवाइडेड बाय 40 89%. आहिस्ता आहिस्ता एक करके एक स्टेप। Oh, sure. 29.1 divided by 40, it will be 0.7275 और बराबर होगा किसके? आर क्यूब के। अब अगर मैं दोनों साइड पे क्यूब रूट अप्लाई कर दूं तो मैं सिंपल इसका क्यूब रूट ले सकता हूं। अब आप लोग मुझे बता दो, मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं है साइंटिफिक। 89 वैसे ये वही 0.899 होगा। 0.899, यू कैन से 90% राउंड ऑफ करके 0.9 कह सकते हो, 90% कह सकते हो, राउंड ऑफ करके 0.9 भी कह सकते हो, 90% भी कह सकते हो, ठीक है? तो Yes. सवाल इससे हो सकता था बिल्कुल। और बट एक रीज़न ये भी था मेरा उस इक्वेशन से कराने का, क्योंकि पता है क्या? पहली वाली इक्वेशन से करा के, क्योंकि अगर उन्होंने अभी तो देखो उन्होंने 8 यूनिट्स दिए हुए ना, 8 यूनिट्स में आप परफेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो कि यार ये 3 दफ़ा डबल हुआ है, तो आपको n पता है कि यार 3 है। समझ रहे हो? अब अगर उन्होंने लेट सपोज 10 दे दिया होता, 10 यूनिट्स का दे दिया होता, तो कितनी दफ़ा डबल हुआ होता? 3 से ज़्यादा और 4 से कम। बात समझ आ रही है? क्योंकि जब भी Yes. 3 दफ़ा डबल हो तो 8 यूनिट्स तक जाते हो आप, और जब आप इसको एक दफ़ा और डबल कर दो, मतलब 4 टाइम्स आप डबलिंग कर दो, तो आप 16 यूनिट्स पे आ जाते हो। क्या ये बात क्लियर है? अब उसके लिए तो Yes. उन्होंने परफेक्टली, अगर आपसे 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 इस तरीके के नंबर्स दिए हुए होंगे ना, तो आप कर सकते हो इस इक्वेशन को यूज़ आराम से, क्योंकि आपको n क्लियरली पता चल जाएगा। जैसे अगर उन्होंने 64 यूनिट्स दिए हैं तो n क्या होगा? अगर वो 64 यूनिट्स देंगे तो n क्या होगा? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, सही है, n 6 होगा। फातिमा अगर वो 16 देंगे तो n क्या होगा? 4. 4। अब लेकिन मसला ये है कि अब अगर उन्होंने दे दिए 20 यूनिट्स उठा के, कि 20 यूनिट्स की उन्होंने डिटेल दे दी, अब ना वो 16 में है ना वो 32 में, बीच में है इन दोनों के। मतलब ये परफेक्ट यूनिट नहीं है ना, परफेक्ट डबलिंग नहीं हो रही इसमें, फिर आप फंस जाओगे। तो इस टाइम पे फिर वो पुरानी वाली इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी। अब ये किट से देख के पता चलेगा कि क्या उन्होंने इस टाइप के कोई सिनेरियोज दिए हुए हैं, उन्होंने सीधे सीधे क्वेश्चन ही दिए हैं। सीधा सीधा उन्होंने यही वाली वैल्यूज यूज़ की हैं, 1, 2, 4, 8, 32, 16, 64।
अब ये क्वेश्चंस देख के पता चलेगा कि उन्होंने ये सीधी सीधी वैल्यूज दी हैं या फिर उन्होंने ऐसी अजीब सी कंफ्यूजिंग वैल्यूज दी हैं। ठीक है, एनीवेज ये इक्वेशन समझ आ गई, कोई मुश्किल तो नहीं थी, इतनी आसान थी हैं यस, या आ गई मुश्किल थी? समझ। अच्छा, Yes, yes. अब इसका एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ये वाला कर लेते हैं। अब ये आप चाहो तो पुरानी क्वेश्चन से भी कर सकते हो, नई क्वेश्चन से भी कर सकते हो। आप पुरानी क्वेश्चन से, सॉरी नई वाली क्वेश्चन से करके देख लेते हैं। नई क्वेश्चन क्या थी? y इज इक्वल टू a इंटू आर की पावर n। सही है। अब वो कह रहे हैं कि भाई हम फर्स्ट 4 बैचेस में हमें ये टाइम लगता है। पहला बैच बनाने में हमें 100 मिनट्स लगे, दूसरा बैच बनाने में 70 मिनट्स लगे, तीसरा बैच बनाने में हमें 62 मिनट्स लगे और चौथा बैच बनाने में हमें 57 मिनट्स लगे। लर्निंग रेट बता दो क्या है इसमें से। तो हम y की बात अगर करें तो y में हमें क्या लेना चाहिए, अगर कोई मुझे बता सके। y में हमें क्या लेना चाहिए? इन सबको प्लस करके डिवाइड बाय 4। सही है। और ऐसा क्यों कर रहे हैं ये फातिमा बताएंगी। मैं समझ गया आपकी लॉजिक, बिल्कुल ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं फातिमा? Because हम एवरेज लेते हैं। बिल्कुल, और टोटल एवरेज लेंगे। सही है, तो 4 यूनिट्स हैं तो उन सबको टोटल करके डिवाइड बाय 4 ताकि एवरेज आ जाए पर यूनिट। तो जल्दी से मुझे y बता दो उमर। 72.25। 72.25 ये हमारा y हो गया। a क्या है हमारा इसके अंदर? a उमर बताएंगे, r फातिमा बताएंगी, n मैं खुद लिख दूंगा। फातिमा आप r ए सोचो इसके क्या अंदर है। 100 है। a 100 है, क्यों? क्योंकि पहले यूनिट का टाइम है। फातिमा r क्या है इसके अंदर? मिल रहा है? Still finding. ऐसा कुछ नजर तो नहीं आ रहा। r ही तो ढूंढ रहे हैं हम, r ही तो क्वेश्चन है तो हमारा। नहीं, तो फिर तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा मुझे ऑब्वियसली होगा कि ये कैसे। जो आर। हाँ, ओके फाइन। करेक्ट। सो n क्या है फातिमा, आप n बता दो। श्योर। एन एन इज द पावर, राइट? जो पावर होती है जी, वो द एन नंबर है। ऑफ टाइम्स वी डबल्ड। ओके ओके फाइन। तो दैट व्हाट इज इज द नंबर ऑफ टाइम्स वी डबल्ड? 2 times। 2 टाइम्स। एक दफा 1 से 2 एंड देन 2 से 4। सही है। अब क्या हम इक्वेशन यूज कर सकते हैं? बिल्कुल आसानी से, यस। तो 72.25 इज इक्वल टू 100 इंटू आर स्क्वायर। तो 72.25 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और 0.7225 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर मैं स्क्वायर रूट अप्लाई करूं ऑन द बोथ साइड्स तो मेरा आर मुझे क्या मिल रहा है, जल्दी से कोई बता दो। अच्छा, इज इट ओके अगर मैं आज की रिकॉर्डिंग, आज की क्लास रिकॉर्ड ना कर पाऊँ, क्योंकि आज मेरे पास थोड़ा सेटअप चेंज्ड है। मैं स्टिल रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो, लेकिन वो लैपटॉप वाले उससे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो वो बीच में से काट देता है ना, वो 85%। थोड़ी थोड़ी रिकॉर्ड करता है अपनी मर्जी से। आई ट्राई नहीं कि नहीं, पूरी कोई रिकॉर्ड हो इशू नहीं। जाए, बट आज मैं इतना ज़्यादा कुछ खतरनाक नहीं करवाऊंगा। आज मैं बस ये वाली इक्वेशन समझा के लर्निंग कर्व ख़त्म करा के बस, क्या भाई हम अभी हम किट क्वेश्चंस करेंगे। हाँ, क्या आंसर आया, सॉरी? 85%। 85%। 85% इज डी। क्लियर? यस।
सही है। इसमें से कोई सवाल आप लोग, चलो ये वाला जल्दी से बता दो आप लोग, एक्सप्लेन नहीं, बस वैसे ही। क्या है, द लर्निंग कर्व इज सिंपल मैथमेटिकल मॉडल बट इज एप्लीकेशन थॉट, छोड़ दो। अब दिस इज अ काइंड ऑफ क्वेश्चन जो जो है ना वहाँ आता है, सीआरक्यू टाइप वगैरह में आता है। और अगर हम इसकी बात करें, इस सवाल को हम डिटेल में घुस के देख सकते हैं बिल्कुल, और ये काफ़ी अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर देगा। इसको हम एक काम करते हैं, पहले आगे का पढ़ लेते हैं, फिर इसको करते हैं, ज़रा इसको देखते हैं जितना हो पाया। एप्लीकेशन ऑफ लर्निंग कर, जल्दी से उमर पढ़ना स्टार्ट करो, ज़रा ज़ोर से पढ़ो, और फिर समझाओ क्या है, क्या लिखा है। Pricing decisions, prices will be set too high if based on the cost of making the first few units. इसका तो मतलब क्या अगर हुआ? शुरू प्राइसेस बहुत हाई होंगी, अगर हम अ, अगर कॉस्ट जो है फर्स्ट फ्यू यूनिट्स में हम इनका करें, हम्म। मतलब प्राइसेस अगर हम सिर्फ फर्स्ट फ्यू यूनिट्स को देख के डिसाइड करें तो वो बहुत हाई होंगी, और ऐसा क्यों होगा, वजह? क्योंकि लेबर शुरू में अनस्किल्ड होगा तो कॉस्ट ज़्यादा होगी। हाँ, क्योंकि देखो लेबर पहले पहले यूनिट में टाइम बहुत लगाती है। यस। विद टाइम, विद एज दे कीप ऑन मेकिंग यूनिट्स, तो उनका टाइम कम होता जाता है, आगे के यूनिट्स जल्दी बनते जाते हैं। तो वही कह रहे हैं कि अगर हमने पहले पहले यूनिट्स की वजह से शुरू शुरू के यूनिट्स की बेसिस पे अगर कॉस्टिंग कर ली, तो ऑब्वियसली हमारी कॉस्ट बहुत हाई आएगी। अगर कॉस्ट हाई आएगी तो अल्टीमेटली प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा हाई होंगी, तो आप कॉम्पिटिटिव नहीं रहोगे। क्योंकि ये सारी बात देखो, लेबर लर्निंग का हमारा सिर्फ अभी तक की जो हमने टॉपिक पढ़ा है, इसको मत ये मत समझना कि बस आर ढूंढ लिया, एवरेज पर यूनिट ढूंढ लिया, टोटल ढूंढ लिया, डिफरेंस ढूंढ लिया, फलाने यूनिट 18th यूनिट का टाइम ढूंढ लिया, नहीं। इसमें आप कर क्या रहे हो, आप कॉस्टिंग के लिए काम कर रहे हो। क्योंकि जब आपको पता होगा कि आपकी ओवरऑल लेबर कॉस्ट, भाई पहले यूनिट पे जितनी टाइम लग रहा है, लेट सपोज 100th यूनिट पे उतना टाइम नहीं लग रहा। फर्स्ट यूनिट पे अगर 100 घंटे लग रहे हैं तो 50th यूनिट पे लेट सपोज शायद 80 आवर्स लग रहे हो पर यूनिट, सही है? तो टाइम कम हो जाता है। तो जब आप ओवरऑल पूरी प्रोडक्शन की टाइमिंग देखोगे ना, तो उसमें काफ़ी फ़र्क होगा। मतलब अगर मैं कहूँ कि भाई मेरा, क्योंकि लेट सपोज पहले यूनिट में अगर 100 घंटे लग रहे हैं, तो अगर मैं 5 यूनिट बनाऊंगा तो मेरे 500 घंटे लगने चाहिए। अगर मैं ये लॉजिक अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं गलत हूँ। बात समझे? क्योंकि 5 यूनिट्स में हो सकता है मेरे 480 आवर्स लग रहे हो, 20 आवर्स मेरे सेव हो रहे हो इन टोटल, क्योंकि पर यूनिट टाइम मेरा कम होता गया। तो हमें जो कॉस्टिंग करनी है वो इस बेसिस पे करनी है। हमें लर्निंग कर्व को इनकॉर्पोरेट करना है उसके अंदर, सही है? ताकि हमारी सही। कॉस्टिंग कम से कम, लाइक कॉम्पिटिटिव से कॉम्पिटिटिव, बहुत एक्यूरेट और एक्चुअल के आसपास हो सके, ताकि अल्टीमेटली हमारी प्राइसेस अच्छी हों और अल्टीमेटली हम कॉम्पिटिटिव हों, ठीक है? सही। अभी जो हम ऊपर एक क्वेश्चन देख के आए हैं, जो अभी मैं करवाऊंगा, उसमें एटलीस्ट डीप डाइव करने की कोशिश करेंगे, उसमें यही कुछ करना होगा। खैर, इसके बाद नेक्स्ट। Work scheduling, less labor per unit will be required as more units are made. This may have management implications. Example, worker may laid off. मतलब कि जैसे जैसे ज़्यादा यूनिट्स हम बनाएंगे तो उसमें हमारा पर यूनिट जो लेबर है वो कम लगेगा। तो उसकी वजह से हम मैनेजमेंट में डिसीजंस भी ले सकते हैं कि वर्कर्स कम करने के लिए इस तरीके से। बिल्कुल। अगेन वही वाली बात है कि आपको पता है कि आप शुरू में ज़्यादा टाइम ले रहे हो, बाद में आप एफिशिएंसी बढ़ जाती है, तो हो सकता है शुरू में आपको ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत है, बाद में आपको आपके कम वर्कर्स भी उतना ही काम कर देंगे, क्योंकि वो सीख चुके होंगे। तो आप बाद में एक्स्ट्रा वर्कर्स निकाल दो, राइट? अब ये वाला पॉइंट फातिमा आप बताओ, प्रोडक्ट वायबिलिटी, थर्ड पॉइंट। The viability of a product may change if a learning effect exists. For example, a product that will make a loss based on the labor cost for the time taken on the production of the early units may become profitable once the learning effect has reduced the labor cost sufficiently, and so the product will become viable once we are producing higher volumes.
अर्लियर मतलब पहले जो प्रोडक्ट होगा वो थोड़ा अनप्रॉफिटेबल होगा एट फर्स्ट, हो सकता है, बट यस, ठीक लाइक है। एज द लर्निंग कर्व कम्स इन और जो भी है लर्निंग कम्स इन, द जो प्रोडक्ट की कॉस्ट होगी वो लेस हो जाएगी और प्रोडक्ट विल बिकम मोर प्रॉफिटेबल हाँ, एट क्यों? हायर वॉल्यूम्स। क्योंकि सी शुरू में लेबर ज़्यादा टाइम ले रही होगी तो ज़्यादा कॉस्ट लग रही होगी। विद टाइम लेबर टाइम कम लेने शुरू हो जाएगी फॉर एवरी यूनिट पासिंग बाय, और अल्टीमेटली कॉस्ट पर यूनिट भी उस हिसाब से कम होने लग जाएगी। तो अल्टीमेटली अगर कोई प्रोडक्ट शुरू में लॉस मेकिंग भी था क्योंकि उसकी कॉस्ट ज़्यादा थी, तो अल्टीमेटली हो सकता है कि विद टाइम वो प्रॉफिटेबल हो जाए क्योंकि उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी इन फ्यूचर, क्योंकि लेबर का टाइम पर यूनिट कम हो जाएगा इन फ्यूचर। और जब लेबर का टाइम कम हो जाएगा तो लेबर की कॉस्ट कम हो जाएगी उस प्रोडक्ट पे। सही है। ओके, अंडरस्टूड। ओके, दिस वन स्टैंडर्ड सेटिंग। फातिमा आप बताओ, फिर लास्ट उमर आप बताना है बजटिंग वाला। Okay. If a product enjoys a learning effect but this effect is ignored, then the standard cost will be too high. The presence of learning effect can also make standard setting difficult. Ignoring a learning effect could result in a need to calculate planning and operating variances. Okay. Um, मैं बताता हूँ, देखो इसमें ये कह रहे हैं कि अगर आपने okay. स्टैंडर्ड सेट कर दिए शुरू में, और आपने लर्निंग के अगेन यही लर्निंग वाली चीज़ को, इस फैक्टर को कंसीडर नहीं किया, तो आपने जो स्टैंडर्ड सेट किए थे वो आपके इनएफिशिएंट स्टैंडर्ड्स हो जाएंगे। यू कैन से इट लाइक दैट। सही है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी ना कि अगर एक यूनिट में 100 आवर्स लग रहे हैं पहले यूनिट में, तो अगर मैं कहूँ कि भाई 5 यूनिट्स हैं तो 500 आवर्स लगने चाहिए, तो ये मैंने अगर जो स्टैंडर्ड सेट किया ना 100 आवर्स पर यूनिट वाला, ये गलत है। क्यों? Okay. क्योंकि हो सकता है कि भाई जब मैं 5 यूनिट्स बनाऊंगा तो मेरे इन टोटल 480 आवर्स लगें, 20 आवर्स इन टोटल मेरे सेव हो जाएं। सही है। Mm-hmm. बिकॉज ऑफ द लर्निंग। तो अगर आपने ऑब्वियसली अगर आपने स्टैंडर्ड्स बना लिया और लर्निंग इफेक्ट को कंसिडर नहीं किया, तो आपके स्टैंडर्ड कॉस्ट विल बी टू हाई। आपकी जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है दैट विल बी टू हाई। क्योंकि देखो ना, मैं कॉस्ट पर 500 के हिसाब से कर रहा हूँ, 500 आवर्स के हिसाब से, तो मैं 20 आवर्स की एक्स्ट्रा कॉस्ट ले रहा हूँ ना फजूल में। कि Mm-hmm. मैं समझ रहा हूँ कि भाई 500 आवर्स लगने चाहिए थे, जबकि सिर्फ 480 आवर्स लगने चाहिए थे। सही है। तो इसकी वजह से Okay. आपको ऑपरेटिंग वेरिएंसेस, प्लानिंग वेरिएंसेस में बहुत घुसना पड़ेगा। वो अभी हमने पढ़ी भी नहीं है, वो अभी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे हम। तो उसको अभी छोड़ दो आप। बजटिंग पे आ जाओ उमर, बजटिंग। Budgeting, the presence of a learning effect should be taken into account when setting budgets. For example, the labor budget may be reduced by a learning effect, but working capital may be required sooner than expected. क्या मतलब हुआ? अ, अगर हम इसको अकाउंट में लेंगे अपने बजट सेटिंग में, तो हमारा जो लेबर बजट है उसमें हमारे आवर्स जो हैं वो कम रिक्वायर्ड होंगे, और लेकिन हम्म। हमें वर्किंग कैपिटल उनको शुरू में हमारे जैसे ज़्यादा आवर्स लगते हैं, तो इस वजह से हमें शायद वर्किंग कैपिटल जल्दी चाहिए होगा। हाँ, और सही है। टोटल लेबर आवर्स जैसे जो लास्ट एग्जांपल थी 500 आवर्स की, तो वो टोटल आवर्स रिड्यूस हो जाएंगे। हाँ, हम एक तरीके से अगेन वही बात घुमा फिरा के एक ही बात बार बार हो रही है कि जब हम बजट बना रहे होंगे तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने बजट के अंदर विद टाइम, विद एवरी मंथ और क्वार्टर पासिंग बाय, हम अपने लेबर आवर्स पर यूनिट को एक सर्टेन परसेंटेज से, जो भी हमारा लर्निंग रेट हो उससे कम करते जाएं, क्योंकि ऑब्वियसली वो इन एक्चुअल भी कम हो रहा होगा। तो बजट हमारा उसी हिसाब से होना चाहिए, वही 100 आवर्स 100 आवर्स 100 आवर्स नहीं होना चाहिए। 100 से आप 95 पे लाओ, 95 से 92 पे लाओ, 92 से 89 पे लाओ, थोड़ा थोड़ा करके कम करो, ठीक है। सही। और इसमें बाकी वर्किंग कैपिटल, हाँ बोलो। वर्किंग कैपिटल का ही पूछ रहा था मैं। हाँ, वर्किंग कैपिटल का मेरा ख्याल है यही मतलब है कि लर्निंग का मे बी रिड्यूस्ड बाय लर्निंग इफेक्ट बट वर्किंग कैपिटल मे बी रिक्वायर्ड सूनर दैन एक्सपेक्टेड। इसका मेरा ख्याल है यही मतलब है कि आपको शुरू में लेबर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, तो वही लेबर चलाने के लिए वर्किंग कैपिटल आपको एक लिक्विडिटी चाहिए होती है। मेरा ख्याल है इसका वही मतलब है। इससे अलावा मेरा भी दिमाग बन नहीं रहा कि क्या मतलब है इसका।
यही मतलब होगा कि क्योंकि आपको शुरू में लेबर ज़्यादा चाहिए होगी, विद टाइम आपको लेबर की कॉस्ट आपकी कम होती जाएगी, तो आपकी कैश फ्लो मैनेजमेंट जो है, यू कैन से, हो सकता है शुरू शुरू में आपको उसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाए। इसको इस तरीके से बस समझ लो। सही। अच्छा, लर्निंग कर्व एंड स्टडी स्टेट, ये क्वेश्चन हमने कल किया था। उमर, देखा था आपने? जी। ये 72 बैचेस के बाद वो हो गया था, कांस्टेंट हो गया था यस। टाइम पर यूनिट। वही हम सेम रेट पे उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं जितने भी यूनिट्स थे बाकी के। हाँ, तो हमने 100 यूनिट्स तक के लिए कैलकुलेट किया था, 100 बैचेस तक के लिए। तो हमने क्या किया था, 72 बैचेस तक का टोटल कैलकुलेट कर लिया था, वही यस। एवरेज पर यूनिट और फिर मल्टीप्लाई बाय 72, और 72nd यूनिट का भी टाइम कैलकुलेट किया था। और 72nd यूनिट वाला जो टाइम था वो हमने फर्दर 28 यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया था, सही। क्योंकि बाकी के 28 यूनिट्स में उतना उतना टाइम ही लगना था पर यूनिट। और हमने एवरेज से मल्टीप्लाई नहीं किया था, क्योंकि एवरेज तो एवरेज होती है, हमने 72nd यूनिट का स्पेसिफिक टाइम चाहिए था हमें। सही। सही। वो अगेन रिकॉर्डिंग में देख लेना क्वेश्चन जाके दोबारा, अगर कंफ्यूजन हो। नहीं खैर, नहीं, तो मैं वो क्या समझ कह गया रहे था। हैं? ठीक है। फातिमा, आपको याद है वो वाला सवाल कल जो किया था वही? याद है। सही है। सो द लर्निंग इफेक्ट विल ओनली अप्लाई फॉर अ सर्टेन रेंज ऑफ प्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल, वही ये जो हम इस साल की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मशीन एफिशिएंसी मे रिस्ट्रिक्ट फर्दर इम्प्रूवमेंट्स, और देयर मे बी गो स्लो अरेंजमेंट्स इन प्लेस। मतलब इन सिंपल वर्ड्स हो, एक टाइम के बाद आपकी एफिशिएंसी रुक जाती है, मतलब आप कम करते करते कोई जीरो पे थोड़ी चले जाओगे कि आप मतलब बगैर टाइम लिए यूनिट बना रहे हो, राइट? एक टाइम पे जाके आप एक चीज़ को मैक्सिमम एक हद तक एफिशिएंट कर सकते हो। सही है। यस। So once a steady state is reached, the direct labor hours will not reduce any further, and this will become the basis on which the budget is produced. जब आपकी स्टडी स्टेट रीच हो जाएगी, जब आप वहाँ पहुँच जाओगे, उसके बाद तो ऑब्वियसली योर बजट हैज़ टू बी हैविंग सेम लेबर आवर पर यूनिट फॉर ऑल द यूनिट्स आफ्टर दैट पॉइंट। ठीक है। एक्सपीरियंस का इसको रियल वर्ल्ड की एग्जांपल है कोई, मेरा ख्याल है पढ़ना चाहो पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट वगैरह लेके, इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, छोड़ो आगे चलते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन कर, वो जो हमने ऊपर छोड़ के आए ना एक, उसके बजाय ये वाला कर लेते हैं, ये ज़्यादा अच्छा है, एमसीक्यूज बेस्ड भी, और इसमें भी ऑलमोस्ट वही कहानी हो रही है सेलिंग प्राइस वगैरह की। चलो क्वेश्चन कौन पढ़ेगा? उमर पढ़ो। Bike Races company has designed a radically new concept in racing bikes with the intention of selling them to professional racing team. The estimated cost and selling price of the first bike to be manufactured and assembled is as follows. यहाँ तक क्या कह रहे हैं? न्यू कॉन्सेप्ट निकाला उन्होंने रेसिंग बाइक्स के लिए, जिसकी हम्म, इंटेंशन उनकी के प्रोफेशनल रेसिंग टीम्स को वो बेचेंगे, सही और है। उसकी कॉस्ट और प्राइस दी हुई है, सेलिंग प्राइस। सही है। अब देखो, क्योंकि नई नई बाइक डिज़ाइन की है और पहले पहले यूनिट के बारे में बात उन्होंने डिटेल्स दी हुई है, तो मुझे दो तीन चीज़ें माइंड में आ गई। पहली चीज़ कि क्योंकि नई नया डिज़ाइन हुआ है, नई नई बाइक डिज़ाइन हुई है, तो इसका मतलब इसमें लर्निंग कर्व तो 100% होगा ही होगा, एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि लेबर को नहीं पता अभी कि नई बाइक कैसे बनेगी, वो टाइम के साथ साथ सीखेंगे, तो लर्निंग कर्व होगा इसके अंदर ज़रूर। दूसरी यस। बात, इन्होंने जो डिटेल दी हुई है ये इन्होंने फर्स्ट बाइक की दी हुई है। इसका मतलब ये जो फर्स्ट बाइक के अंदर जो लेबर कॉस्ट इन्होंने लगाई है, ये पहले यूनिट के आवर्स की बेसिस पे लगाई होगी, और इनकी लेबर कॉस्ट कितनी आ रही है? $500 पर यूनिट आ रही है। लेकिन आई एम श्योर कि जब ये 40-50 बाइक्स बना लेंगे, तब इनकी लेबर कॉस्ट पर यूनिट ये नहीं आ रही होगी, क्योंकि इनके आवर्स 50 नहीं रहेंगे, इनके आवर्स कम हो जाएंगे पर यूनिट। क्या ये बात क्लियर है? यस। फातिमा, आपको भी क्लियर है ये बात? क्लियर। अब देखो, फिक्स्ड ओवरहेड जो है वो उन्होंने कैसे लिया हुआ है? 200% ऑफ असेंबली लेबर।
वो भी लेबर कॉस्ट से लिंक्ड है। जितनी भी उनकी लेबर कॉस्ट होती है उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करके वो फिक्स्ड ओवरहेड ले लेते हैं, ओ यार। इसका मतलब फिक्स्ड ओवरहेड भी चेंज होगा आगे जाके, क्योंकि लेबर कॉस्ट चेंज होगी पर यूनिट। बात क्लियर? सही। यस। खैर, तो अब पहले पहले यूनिट का डेटा ये है, यहाँ से मैं कंटिन्यू करता हूँ। ये पैराग्राफ आप पढ़ना फिर। मटेरियल कॉस्ट $1000 है। मटेरियल कॉस्ट में इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट अब आप एक बनाओ या 1000 बनाओ, मटेरियल तो उतना उतना ही लगता है। ऐसा तो नहीं कि विद एवरी पासिंग यूनिट मटेरियल भी कम लगना शुरू हो जाए, ऐसा तो नहीं है। लेबर असेंबली और फिक्स ओवरहेड की हमने बात कर ली कि ये टेंटेटिव हैं, ये बिल्कुल कम हो सकते हैं। अब जब आपकी लेबर की और ओवरहेड की कॉस्ट चेंज होगी पर यूनिट, तो आपका प्रॉफिट भी तो चेंज होगा, क्योंकि आप प्रॉफिट ले रहे हो 20% ऑफ टोटल कॉस्ट। आप मार्कअप बेसिस पे ले रहे हो प्रॉफिट। जो आपकी लेबर और फिक्स ओवरहेड की कॉस्ट ही चेंज हो जाएगी तो आपकी टोटल कॉस्ट चेंज हो जाएगी। टोटल कॉस्ट चेंज हो जाएगी तो प्रॉफिट चेंज हो जाएगा, जो अभी फ़िलहाल $500 डाला हुआ है। क्या ये बात क्लियर है? यस। इसका मतलब ये सेलिंग Yes. प्राइस चेंज हो सकती है, इन शॉर्ट। ठीक है, ये पहले यूनिट के हिसाब से बनी हुई है वैल्यूज। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ से उमर कंटिन्यू दोबारा। Bike Racers company plans to sell all bikes at total cost plus 20%, and the material cost per bike will remain constant, irrespective of the numbers sold. Bike Racers company management expect that the assembly time to gradually improve with experience, and estimated at 80% learning curve. तो ये कह रहे हैं कि भाई हमारा 80% लर्निंग कर्व होगा। सही है। Yes. अब पहला सवाल पढ़ते हैं। मिस्टर विगो, a racing team manager, approached Bike Racing Co. in January 25 and committed to buy the first bike as well as the second bike produced. एक साहब आए, उन्होंने कहा कि मैं पहली बाइक भी लूंगा और दूसरी बाइक भी लूंगा। तो व्हाट प्राइस शुड बी चार्ज्ड फॉर द सेकंड बाइक? सेकंड बाइक की प्राइस कितनी चार्ज करनी चाहिए हमें? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे पहले। बात समझ आई? Yes. अब कॉस्ट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो मटेरियल कॉस्ट विल रिमेन सेम 1000। क्यों? क्योंकि मटेरियल तो कांस्टेंट है, सही है। लेकिन असेंबली लेबर, ये कॉस्ट हमारी चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये 50 आवर्स नहीं रहेंगे। पहला यूनिट बनाने में 50 आवर्स लग रहे हैं, दूसरा यूनिट बनाने में कितने आवर्स लगेंगे? क्या आउटपुट डबल नहीं हो रहा 1 से 2 पे जाते हुए? Yes. हो रहा है ना? तो Yes. अगर पहले यूनिट में 50 आवर्स लग रहे थे, तो फातिमा आप बताओ दूसरे यूनिट में कितने आवर्स लगने चाहिए? दूसरे यूनिट में फातिमा। Yeah, okay. For the second unit, what should be the time? That's what you're asking, right? यस। Okay. वो मुझे कुछ 80% से करना होगा? आई डोंट नो, जस्ट गिव मी अ वैल्यू। Oh, okay. Um, I don't know. Should I आपको calculate? पता है, आप कुछ जो करना करो, यूज योर ओन माइंड। So time for first unit is 50 hours, correct? या And the second unit I need to calculate. That's what यस, the question is. सेकेंड यूनिट के लिए लेबर आवर्स कितने लग रहे होंगे मेरे? तो मतलब मैं फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर लूं? मुझे नहीं पता, आपको जैसे करना करो, आपकी मर्जी, बस मुझे वैल्यू नहीं, बताओ आवर्स। अगर सामने लिखा हुआ है तो आप बता दें। मुझे नहीं पता, इज इट मुझे लाइक कुछ भी नहीं इन द पता, मुझे क्वेश्चन? मुझे नहीं पता, ओके, मुझे नहीं ठीक है, पता। सही है। ठीक है, फिर तो मैं फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर रही हूँ, ओके?
पहले यूनिट में कितने आवर्स लग रहे हैं? 50. और जब आउटपुट डबल होता है तो क्या होता है? आउटपुट जब डबल होता है तो लर्निंग रेट अप्लाई हो जाता है, आवर्स कम हो या जाते हैं। जी वही अप्लाई तो करेंगे ना। फर्स्ट यूनिट से सेकंड यूनिट पे आते हुए आउटपुट डबल हो रहा है हमारा? जी हो रहा। हो रहा है। तो अगर फर्स्ट यूनिट में 50 आवर्स लग रहे हैं तो सेकंड यूनिट में 50 का 80% लगेगा। इसके लिए फॉर्मूला लाइक आप कर सकते हो फॉर्मूला से, बट ये तो ऐसे ही हो जाएगा ना। ये लाइक एक यूनिट के लिए तो है कि भाई अगर मेरा एक यूनिट है और वो 50 आवर्स ले रहा है, और अगर मैं 2 यूनिट्स बनाऊंगा, मतलब मेरा आउटपुट डबल हो रहा है, तो मेरा टाइम जो है वो 80% रह जाएगा। सिर्फ 80% था ना लर्निंग कर्व, 80%। जी तो फिर तो मैं मेरा टाइम 30 सिर्फ 40 आवर्स आवर्स रह फाइनल जाएगा। आंसर। 40 40। ओह ओके। तो बस या 80% अप्लाई करना था 50 पे, कि अगर पहले यूनिट में 50 आवर्स लग रहे हैं, अगर आउटपुट डबल होगा मतलब आप 2 यूनिट्स बनाओगे, तो पर आवर फिर आपका सॉरी पर यूनिट फिर आपका ऑन एन एवरेज 40 आवर्स लगना लग जाएगा। राइट सही है ओके। अच्छा, अब ये क्या है? ये ऑन एन एवरेज है। एवरेज है। क्या यहाँ पे मैं 40 ले लूँ? 40 इंटू कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर आवर। उमर, कॉस्ट पर आवर क्या है? $10। यस। तो मेरी लेबर कॉस्ट कितनी हो गई यहाँ पे? 400। 400। क्या मैंने कोई गलती तो नहीं की? आर यू श्योर दोनों? हम्म, एक सेकेंड। देखो देखो। For the second unit, we have to take the total time, right? सेकंड के लिए हम स्पेसिफिकली सेकंड यूनिट की बात कर रहे हैं। सेकंड। अच्छा ओके फाइन सॉरी। फातिमा, आपने 30 क्यों बोला था? और जी आपने वो 30 शायद क्यों मेरा बोला था? गलती से, क्योंकि वो मैं फॉर्मूला से कर रही थी इसलिए आपको लगा फॉर्मूला से आप कि जरा मैंने। दोबारा करो, देखो क्या आ रहा है। जी मैं करके देखती हूँ, मैं फिर से करके देखती हूँ। और उमर, आपको कोई नजर आई कोई गलती है कुछ? मैंने की है यहाँ पे गलती, मैंने खुद से की असेंबली लेबर में ही हुई है। है उसी में योगी ऑब्वियसली ले मटेरियल तो 1000 ऐसे ही आ रहा है। असेंबली लेबर में ही गलती है, लेकिन क्या है? आवर्स की गलती है कोई। कॉस्ट भी सेम रहेगी पर यूनिट। सोचो सोचो। ये डिवाइड बाय 2 होगा 40। नहीं नहीं, ये तो पर यूनिट ही होता है। हाँ। तो फिर तो मल्टीप्लाई बाय 2 होगा। हम सेकंड यूनिट की बात कर रहे हैं, हम 2 यूनिट्स तक टोटल की बात नहीं कर रहे। मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो टोटल आ जाएगा ना, पहले और ये दूसरे दोनों का मिला के। हम सिर्फ सेकंड यूनिट की बात कर रहे हैं। हमें सिर्फ सेकंड यूनिट की कॉस्टिंग करनी है। फातिमा, आपने फॉर्मूला से कैलकुलेट किया, क्या आंसर आया? I'm still doing it. I'm still doing it. कितना मुश्किल है ये लो। y इज इक्वल टू ए इंटू एक्स की पावर b। y Mm-hmm. इज इक्वल टू a इज 50, x इज 2, पावर इज व्हाट 80%, 0.8। नहीं सॉरी, log 0.8 डिवाइडेड बाय log 2। अच्छा सही है। हाँ इट्स नॉट दैट बैड। वो फिर भी पता नहीं मेरा थर्ड। एक मिनट रुके। Yeah, it is coming down to be 40. It's coming down to be 40. हाँ, तो Yes. वो लॉजिक यही थी कि भाई हमारा आउटपुट तो डबल हो गया, 1 से 2 हो गया हमारा आउटपुट। तो हमारे आवर्स जो हैं Mm-hmm. वो पर यूनिट 50 के बजाय 40 हो जाएंगे। 80% कम हो Okay. जाएगा टाइम। आउटपुट डबल हो गया तो Mm-hmm. लर्निंग रेट अप्लाई हो जाएगा, 50 के बजाय 40 हो जाएगा। 80% अप्लाई हो गया। 50 प्लस।
मेरी गलती क्या है, गलती क्या है, गलती क्या है? देखो गलती मैं बता दूं। इसमें 50, मेरा हाँ हाँ आखिरी बोलो। गैस है बस ये, इन कोई बात दोनों नहीं। आर्ट्स को प्लस करके इनका वेटेड एवरेज तो नहीं कहेंगे? नहीं 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 नहीं। सही। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिया, 40 × $10। तो मैंने आवर्स कितने लिए? 40। 40। गलत है। क्यों? क्योंकि मतलब ये 40 तो हमने ठीक कैलकुलेट किया है, ये वाली लॉजिक ठीक थी कि भाई क्योंकि आउटपुट डबल हो गया तो आवर्स जो है पर यूनिट 50 से 40 हो गया, लर्निंग रेट अप्लाई हो गया, सही है, क्योंकि ये आउटपुट डबल हो गया। इतनी तो ठीक है बात। लेकिन देखो ये 2 यूनिट्स, ये क्या है, ये 40 क्या है, ये सेकंड यूनिट का टाइम नहीं है। ये 2 यूनिट्स जब हम बनाएंगे तो एवरेज टाइम पर यूनिट है। बात समझ आई? जब हम 2 यूनिट्स बनाएंगे तो ये एवरेज टाइम पर यूनिट है, कि ऑन एन एवरेज एक यूनिट 40 आवर्स लेगा। सही। असल में जो टोटल, अब इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे टोटल टाइम कितना मिलेगा, 80। मतलब 2 यूनिट्स बनाने में मेरा टोटल 80 आवर्स का टाइम लग रहा है। बात समझ आई? पहले यूनिट का यस। टाइम 50 आवर्स था तो दूसरे यूनिट का टाइम कितना हुआ, इंक्रीमेंटल, द डिफरेंस विच इज 30। समझ नहीं आई? आ गई। सिंपल तरीके से कर लेते हैं, फातिमा आपको समझ आई? Mm-hmm. Yeah. सिंपल तरीके से कर लेते हैं, फातिमा आपने इक्वेशन का यूज़ किया था, अच्छा काम किया था, इक्वेशन से कर लेते हैं। y इज इक्वल टू ठीक। 50 × 2 पावर log 0.8 डिवाइडेड बाय log 2। मुझे log 0.8 डिवाइडेड बाय log 2 का एग्जैक्ट आंसर बता दो आप। Minus 0.3219. पावर माइनस 0.3219। 3219. Yeah. अब 2 की पावर बना के इसको अप्लाई कर लो, अब क्या वैल्यू आ रही है? 0.8000. 0.8000। Yes. में 0.8 ही हो गया। तो y क्या आ रहा है हमारा? 40. 40। हमारा y क्या होता था, एवरेज टाइम पर यूनिट। ऑन एन एवरेज जब हम 2 यूनिट्स बनाएंगे, जब हम 2 यूनिट्स बनाएंगे तो ऑन एन एवरेज एक यूनिट 40 आवर्स लेगा। इक्वेशन से किया तो थोड़ा याद आ गया वापस? यस। तो ये 40 हम सेकेंड यूनिट का टाइम नहीं है, ये हम कॉस्टिंग किसकी कर रहे हैं, हम सेकेंड यूनिट की कॉस्टिंग कर रहे हैं, स्पेसिफिकली दूसरे यूनिट की कॉस्टिंग। तो हमें टाइम कौन सा चाहिए, दूसरे यूनिट का टाइम, सेकेंड यूनिट का टाइम। ये जो है ये एवरेज टाइम पर यूनिट है जब हम 2 यूनिट्स बनाएंगे, ये सेकेंड यूनिट का टाइम नहीं है। अब अगर हमें सेकेंड यूनिट का टाइम चाहिए तो हम क्या करते हैं, मुझे पता है कि ये एवरेज जो है ये कितने यूनिट्स की एवरेज है, 2 यूनिट्स। 2 यूनिट्स की एवरेज है। फातिमा डू यू एग्री? Yes, I do. तो मुझे पता है कि ये एवरेज जो है ये 2 यूनिट्स की एवरेज है, तो क्या मैं 2 से मल्टीप्लाई करा के टोटल टाइम कैलकुलेट कर सकता हूँ? यस। कि मतलब अगर मैं 2 यूनिट्स बनाऊंगा तो टोटल मेरा 80 आवर्स यूज हो रहा होगा और ऑन एन एवरेज वो 40 डिवाइड होके आ गया वाई जो हमने कैलकुलेट किया। क्या ये बात क्लियर है? यस। मैंने टोटल टाइम निकाल लिया 2 यूनिट्स का, एवरेज को 2 से मल्टीप्लाई करा के। अब अगर मुझे सेकेंड यूनिट का टाइम चाहिए तो क्या मैं टोटल टाइम ऑफ 1 यूनिट एंड टोटल टाइम ऑफ 2 यूनिट्स डिफरेंशियल ले लूं? इससे एक कम यूनिट का टोटल टाइम Yes. और इतना टोटल टाइम, इनका डिफरेंशियल ले लूं? यस। एक कम यूनिट जो था वो तो था ही 1 और उसमें 50 आवर्स ही लग रहे थे,
तो मतलब वो टोटल 50 ही था। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इस 80 में बेसिकली इस 80 में बेसिकली 50 आवर्स लिए फर्स्ट यूनिट ने और 30 आवर्स लिए हैं सेकेंड यूनिट ने। बात समझ आई? Yes. वो 40 तो एवरेज था। सेकेंड यूनिट का असल में टाइम 30 आवर्स है, द इंक्रीमेंटल। पहला यूनिट बनाया तो 50 आवर्स लगे टोटल, दूसरा यूनिट बनाया तो टोटल 80 आवर्स लग गए। तो हमें पता चल गया कि एक और यूनिट बनाने की वजह से टाइम कितना बढ़ा, 30 आवर्स बढ़ा। तो ये सेकेंड यूनिट का टाइम है। तो मैं इस आवर्स को लेके जाऊंगा वहां। बात समझ आ गई दोनों को? Yes. Yes. तो हम यहाँ पे लेंगे 30 आवर्स। मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी लॉजिक थी। अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी ना कि यार नहीं ये तो वाई तो एवरेज होती है, ये वाई हम तो सेकंड यूनिट की कॉस्टिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा बस सोच लो, मुश्किल नहीं है, इतना सोच लो कि यार हम सेकंड यूनिट की कॉस्टिंग कर रहे हैं, ये वाई तो एवरेज होती है, तो ये सेकंड यूनिट का टाइम तो नहीं हुआ, तो मुझे तो सेकंड यूनिट का टाइम चाहिए। तो आगे का काम आपको आता सारा है, इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं किया मैंने जो आपको आता नहीं है, सिर्फ दिमाग यूज़ करने की बात है। ठीक है, हाजिर दिमागी। एनीवेज, 30 आवर्स हमने लिया तो असेंबली लेबर की कॉस्ट हो गई $300। ठीक है। Yes. इसके बाद फिक्स्ड ओवरहेड। फिक्स्ड ओवरहेड कितने होते हैं? 200% ऑफ असेंबली लेबर। तो अगर असेंबली लेबर से 300 है तो फिक्स्ड ओवरहेड कितना होगा? 600। 2 टाइम्स 200%। और ये तो प्रॉफिट फिर हम रखेंगे तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? टोटल कॉस्ट हो गई 1900. 1900। और प्रॉफिट कितना होता है? 20% ऑफ टोटल कॉस्ट। तो इसमें इसी का 20% ऐड कर देंगे। 1900 का 20% क्या होता है? 380। तो प्रॉफिट ऐड हो गया 20% ऑन मार्कअप बेसिस 380। तो हमारी सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? 2280 ए। क्या ये बात क्लियर है दोनों को? ईच एंड Yes. एवरीथिंग। Yes. ये 40 और 30 वाली लॉजिक क्लियर है, समझ आ गई? Yes. Yeah. सही है। क्वेश्चन नंबर 2। Mr. Froome, the manager of another racing company, approaches a company. He offers to wait until the first two units are sold to Mr. Vigo and then order the third and fourth bikes to be produced. What would the what would be the average price per bike charged to Mr. Froome? ऑन एन एवरेज। अब वो क्या कह रहे हैं, अब कोई एक नया बंदा आया, अब वो कह रहा है कि भाई तीसरी और चौथी बाइक खरीदूंगा मैं, थर्ड और फोर्थ। सही है। व्हाट वुड बी द एवरेज प्राइस पर बाइक? अब ये क्या कह रहे हैं? एवरेज प्राइस। ये स्पेसिफिकली थर्ड या फोर्थ के लिए प्राइस नहीं मांग रहे। ठीक है, एक सेकंड देना जरा, इसको मैं कंफर्म कर लूं, गलत ना करा दूं। जो मैं सोच रहा हूँ वैसे ही करना है। चैप्टर 11 है ना हमारा। टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 10। टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 10 टू में पहले का तो देखो आंसर सही है, 2280। अच्छा कॉल, एक सेकंड, मीटिंग खत्म हो रही है, मैं लिंक सेंड कर रहा हूँ, दूसरे लिंक से ज्वाइन कर लो आप लोग। ठीक है।
एक सेकेंड रुकिएगा, उमर आ जाए फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, सही। Right. हाँ, तो मेरी आवाज़ क्लियर है? Yes. सही है, तो हमारा आंसर जो था वो सही था, 2280 पहले वाले का। दूसरे वाले के लिए हमें हम्म, 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 हमें एवरेज टाइम देना है ना उनको, एवरेज प्राइस पर बाइक, चार्ज टू इंस्टॉल रूम, थर्ड और फोर्थ बाइक के लिए। तो इसका ये और इसका ये। सही है। 32 टोटल 80 हो गया, इसका टोटल 128 हो गया। 128 माइनस 80 इज 48। 48 ओके, सही है, ठीक है। ठीक है। सो एक काम कर रहा हूँ मैं, इसको ज़रा वहाँ लेके जा रहा हूँ नोट्स पे, वहाँ करवाता हूँ, जगह ज़्यादा चाहिए। ओके। अच्छा भाई, अब वो कह रहे हैं कि थर्ड और फोर्थ बाइक के लिए एवरेज प्राइस बताओ। अगर एवरेज प्राइस चाहिए तो पहले तो हम क्या करते हैं, हमें दो बाइक्स तक की कहानी पता है कि भाई एक बाइक ली थी, एवरेज टाइम पर यूनिट, एक बाइक बना रहे थे तो 50 आवर्स लग रहे थे। जब दो बाइक्स बनाई तो हमारा टाइम 80% कम हो गया। कितना हो गया? 40 आवर्स। क्लियर? जब दो से हम चार पे Yes. आएंगे, बीच में तीन भी होगा, और जब चार पे आएंगे तो हमारा टाइम 80% और कम हो जाएगा। जब और हम डबल करेंगे तो 40 से कम होके 32 आवर्स रह जाएगा। यहाँ तक क्लियर? Yes. Yeah. हमें एक यूनिट के लिए टोटल टाइम पता था। कितना था टोटल टाइम के लिए? तो हम सिर्फ मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स और एवरेज यूनिट टाइम पर यूनिट को। तो टोटल के टाइम फर्स्ट यूनिट के लिए कितना था? 50। दो यूनिट्स के लिए टोटल टाइम कितना था? 80। यहाँ तक भी क्लियर? Yes. और इन दोनों का Yeah. डिफरेंशियल वॉज 30, जो सेकेंड यूनिट का टाइम था, सेकेंड यूनिट का टाइम था। यहाँ तक भी क्लियर? Yes. अब ऐसे ही 4 यूनिट्स के लिए टोटल टाइम कितना होगा कि भाई ऑन एन एवरेज एक यूनिट 32 आवर्स ले रहा है और 4 यूनिट्स बना रहे हैं। तो 32 × 4, 128। बात क्लियर? Yes. तो दो यूनिट्स Yes. बना रहे हैं तो कितना टाइम लग रहा है? 80। और जब 4 यूनिट्स बना रहे हैं, मतलब 2 यूनिट्स और इंक्रीज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से टाइम कहाँ आ रहा है? 128। तो इंक्रीमेंटल कितना टाइम है? 48 आवर्स।
क्या ये बात समझ आई कि दो Yes. यूनिट्स ऐड हो रहे हैं और टाइम कितना ऐड हो रहा है? 48 आवर्स। अब मैं पर यूनिट पे नहीं जा रहा कि भाई तीसरे यूनिट की वजह से कितना टाइम ऐड हो रहा है, चौथे यूनिट की वजह से कितना टाइम ऐड हो रहा है, वो मैं कर सकता हूँ, बट उसकी डिटेल में मुझे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे उन्होंने तीसरे और चौथे की मिला के एवरेज प्राइस पूछी है। तो मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि भाई तीसरे और चौथे यूनिट के लिए टोटल मैंने कितना टाइम लिया। वो मुझे मिल गया कि भाई 2 यूनिट्स के लिए मैं 80 आवर्स ले रहा था और 4 यूनिट्स के लिए मैं 128 आवर्स ले रहा हूँ। इसका मतलब जो एडिशनल मैं 2 यूनिट्स बना रहा हूँ विच इज़ थर्ड एंड फोर्थ यूनिट, ये वाले 2 यूनिट्स थर्ड एंड फोर्थ यूनिट, इनके लिए मैं 48 आवर्स ले रहा हूँ। तो सिंपल, मुझे एवरेज प्राइसिंग करनी थी थर्ड और फोर्थ यूनिट के लिए, तो मैं ये वाले आवर्स यूज़ कर लूँगा बस। सही है। Yes. अच्छा, इसको आई थिंक मुझे डिवाइड बाय 2 करना होगा। नहीं, हाँ, अगर हम चाहें, ये सही है, ठीक है। तो ये 2 यूनिट्स के लिए टोटल हो गया। सही है। अब इधर आ जाओ। कहाँ गया? ये रहा। हाँ, तो मटेरियल से अगर हम शुरू करें, मटेरियल की कितनी हो गई? मटेरियल की कितनी हो गई कॉस्ट पर यूनिट? कितनी थी? $1000। Average total 1000 हो जाएगी ना दोबारा? क्या कह रहे हो? समझा नहीं मैं। दोबारा 1000 हो जाएगी ना ये एवरेज, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो? मटेरियल की? हाँ। मटेरियल तो पर यूनिट 1000 ही था, लेकिन उसमें तो कोई एवरेज का मसला था ही नहीं। एक यूनिट है तो 1000, 2 यूनिट है तो 2000, 3 यूनिट है तो 3000। इसमें हम अभी जो है वो 3 और 4 एक साथ कैलकुलेट कर रहे हैं ना, एवरेज उन दोनों का। यस, यस। सही है, सही। हम बेसिकली 3 और 4 दोनों के लिए एक एवरेज प्राइसिंग कर रहे हैं। सही सही। देखो, मटेरियल की हमें एवरेज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मटेरियल की एवरेज 1000 ही रहेगी, क्योंकि मटेरियल एक यूनिट है तो 1000, 2 यूनिट है तो 2000, तो ऑन एन एवरेज तो 1000 पर यूनिट ही चल रहा है ना। यस, ठीक है, ठीक मटेरियल कांस्टेंट है तो उसमें कोई एवरेज का मसला होगा ही नहीं। है। बात क्लियर है? यस। फातिमा, आपको भी क्लियर है? Yes. तो मटेरियल तो पर यूनिट 1000 ही रहेगा। लेबर की अगर हम बात करें, अब लेबर के मैं कितने आवर्स लूँ? 48 आवर्स into $10, which will be 480. Agreed? इसका एवरेज लेंगे ना 48 का? हाँ, गुड। फातिमा, आपने सोचा ये कि हम 48 नहीं लेंगे? अच्छा. क्यों नहीं लेंगे? एनी आइडिया? एनी आइडिया? Not really. नॉट रियली। ओके, सी, 48 आवर्स जो थे वो 2 यूनिट्स के बढ़ने की वजह से बढ़ रहे थे ना। यहाँ Mm-hmm. तक डू यू एग्री कि मैं जब फर्स्ट 2 यूनिट्स बना रहा था तो मेरे 80 आवर्स लग रहे थे, जब मैंने 4 यूनिट बनाए तो 128 आवर्स लग गए। तो बेसिकली 2 यूनिट ऐड करने की वजह से, विच वॉज थर्ड एंड फोर्थ यूनिट, मेरे 48 आवर्स बढ़ गए। Okay. So, तीसरे और चौथे यूनिट की वजह से मेरे 48 आवर्स इंक्रीज हुए हैं। Okay. सही है. अब ये 48 आवर्स तीसरे यूनिट की वजह से ऐड नहीं हुए या चौथे यूनिट की वजह से ऐड नहीं हुए, ये इन दोनों की वजह से ऐड हुए हैं मिला के। Mm-hmm. मतलब थर्ड और फोर्थ यूनिट के लिए टोटल टाइम मैंने जो लिया है वो 48 आवर्स है, Okay. बिकॉज दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल टाइम ऑफ 2 यूनिट्स एंड टोटल टाइम ऑफ 4 यूनिट्स। तो
तो Okay. 2 से 4 पे आते हुए क्या इंक्रीमेंटल हुआ है? थर्ड और फोर्थ यूनिट बना है, थर्ड और फोर्थ यूनिट 2 यूनिट्स बने हैं। Mm-hmm. तो जो हमारा 80 आवर्स था 2 यूनिट्स का टोटल टाइम, और 128 आवर्स था 4 यूनिट्स का टोटल टाइम, इन दोनों में इंक्रीमेंटल क्या है? 48 आवर्स, जो तीसरे और चौथे यूनिट के टोटल हो गया कि इन दोनों की वजह से इतना टाइम एडिशन लगा है। सही है। Okay. Understood. अब आप एक चीज़ ये देखो, हम ऑन एन एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं, और एवरेज पर बाइक चाहिए मुझे। मुझे क्या चाहिए? एवरेज पर बाइक। तो 48 आवर्स तो 2 यूनिट्स की वजह से बढ़ा है ना। मैं 80 से 128 पे आया हूँ, 2 से 4 पे आया हूँ साथ में। Mm-hmm. तो 2 यूनिट्स बढ़ाने की वजह से 48 आवर्स बढ़े हैं ना। तो एक यूनिट के लिए अगर मैं एवरेज कैलकुलेट करना चाहूँ, व्हाट वुड दैट बी? 48 डिवाइड बाय 2, 24। Mm-hmm. अब ये जो 24 है, ये ना ये तीसरे यूनिट का टाइम है, ना ये चौथे यूनिट का टाइम है। दिस इज एवरेज ऑफ थर्ड एंड फोर्थ बोथ द यूनिट्स। Got it. बात समझ आई? जैसे हम, अगर मुझे थर्ड यूनिट का टाइम चाहिए तो मैं क्या करता हूँ? थर्ड यूनिट कैलकुलेट करता हूँ टोटल, सेकंड यूनिट का टोटल Mm-hmm. कैलकुलेट करता हूँ, दोनों का डिफरेंस ले लेता हूँ। Yeah. इस दफा उन्होंने कहा थर्ड नहीं, मुझे थर्ड और फोर्थ दोनों का टोटल, तो दोनों का टाइम बताओ, दोनों ये दो बनाने में कितना टाइम लगा। Okay. तो मैंने 4 का टोटल कैलकुलेट किया, 2 का टोटल कैलकुलेट किया, डिफरेंशियल ले लिया। ठीक है, सही है. बीच में मुझे Perfect. 48 आवर्स मिले, ये थर्ड और फोर्थ दोनों की वजह से लगे हैं। अब इसमें Okay, से सही थोड़ा सा सही. थर्ड का होगा, थोड़ा सा फोर्थ का होगा, मैं उस ब्रेकअप में नहीं जा रहा। ठीक है, ठीक है. क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ? एवरेज प्राइस पर बाइक कैलकुलेट कर रहा हूँ। राइट, सही है. तो मुझे एवरेज आवर्स चाहिए थर्ड एंड फोर्थ के लिए। जब मुझे पता चल गया थर्ड एंड फोर्थ 2 यूनिट्स 48 आवर्स लगा के बने हैं, तो ऑन एन एवरेज एक यूनिट में कितने आवर्स लगे होंगे? 24 डिवाइड बाय 2, 48 डिवाइड बाय 2। हम्म. नहीं आ रहा समझ? नहीं नहीं, आई अंडरस्टैंड. आई अंडरस्टैंड. ठीक है। और क्या कहते हैं, अगेन ये जो, अब मैं अगर 48 डिवाइड बाय 2 कर दूं, 24 जो है, ना ये मेरे थर्ड यूनिट के आवर्स हैं, ना ये मेरे फोर्थ यूनिट के आवर्स हैं। दिस इज एन एवरेज ऑफ या. बोथ द यूनिट्स। तो ओके. यहाँ मैं 48 नहीं लूँगा, यहाँ मैं 24 लूँगा। तो मेरी कॉस्ट क्या हो राइट. गई? 240। हम्म. एफ ओ एच वॉज 2 टाइम्स, तो 480 हो गया मेरा एफ ओ एच। तो मेरी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 520, 720, 1720। इसके अंदर मैं प्रॉफिट भी रखता हूँ, इसके अंदर मैं प्रॉफिट भी रखता हूँ 20%। प्रॉफिट 344 हो जाएगा. 344। तो मेरी सेलिंग प्राइस कितनी आ गई? 2064. 2064। सही है। अब ऑप्शंस में कौन सा है ये? ऑप्शन है हमारा ए, 2064 ट्रू। बात समझ आई यस. या नहीं समझ आई? अच्छा चलो, ये वाला क्वेश्चन में अगर आप लोग कहोगे मैं दोबारा करा दूंगा। ये थोड़ा सा एक जिसमें था, लेकिन कोई इतना कंफ्यूजिंग नहीं था। आप लोगों का अगेन लॉजिक पता है, थोड़ा सा और घुसना पड़ेगा। खैर एनीवेज, थर्ड क्वेश्चन। The manager of a third racing team approaches shortly after the previous earlier person offers to immediately equip his entire team of 8 racers with the new bikes before a sale is made to anyone else. वो कह रहा है कि किसी और को भी सेल ना करो, शुरू के 8 यूनिट्स मुझे दे दो। फर्स्ट 8 यूनिट्स 1 से लेके 8 तक ये मांग रहा है। What would be the price per bike if he placed an order for the first 8 bikes? अगेन एक एवरेज देना है हमें। लेबर आवर्स हम एवरेज बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे अब यहाँ पे भी।
क्योंकि यहाँ पे कोई पहले यूनिट की या दूसरे यूनिट की स्पेसिफिक प्राइस नहीं मांगी हुई कि हम उसकी स्पेसिफिक कॉस्ट कैलकुलेट करें बैठ के कि उसमें कितने आवर्स यूज़ हो रहे हैं। हमसे 1 से 8 तक की टोटल मांगी है एवरेज, तो हम मटेरियल लेंगे वही कितना, थाउजेंड। $1000। लेबर कितने आवर्स लेंगे, 1 से 8 तक के मेरे टोटल एवरेज, वो वाई कैलकुलेट कर लो, एवरेज टाइम पर यूनिट। फातिमा आपको पता है मैं वाई क्यों कैलकुलेट कर रहा हूँ? Yeah. Yeah, I know. क्यों? Because बताओ। like you will get the average hour for each bike for first 8 bikes गुड। in order और to उन्होंने calculate हमसे जो that. प्राइस मांगी है, मतलब अब उन्होंने हमसे कोई स्पेसिफिक प्राइस तो नहीं मांगी कि इस वाले यूनिट की प्राइस बताओ, उस वाले यूनिट की प्राइस बताओ। तो हम जी. उनको एक एवरेज बेसिस पे ही कैलकुलेट करके देंगे। उसके लिए हमें एवरेज टाइम Right. फॉर 8 यूनिट्स चाहिए, फॉर पर यूनिट फॉर 8 यूनिट्स। Okay. तो इट विल बी 50 × 8 पावर, पावर में क्या था, -0.3219। मुझे डायरेक्टली वाई बता दो आप लोग। 25.6 hours. 25.6 आवर्स। इसका मतलब जब मैं 8 यूनिट बनाऊंगा तो ऑन एन एवरेज मेरा पर यूनिट इतना टाइम लग रहा होगा। क्लियर? यस। तो मेरी लेबर कॉस्ट कितनी होगी, मल्टीप्लाई बाय $10, तो 256 हो गई। तो यहाँ मैं नहीं लिख रहा, यहाँ पे लेबर आवर्स लिखने का थोड़ी जगह कम है। FOH विल बी 2 times, दैट विल बी 512। तो मेरी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, 1768। और 20% इसमें मैं प्रॉफिट ऐड कर दूंगा। मेरा प्रॉफिट कितना आ गया फिर, 176.8 इंटू 2, 354। 354 एग्जैक्ट। राउंड ऑफ किया है, 353.6 था। चलो सही है। तो मेरी टोटल सेलिंग प्राइस क्या हो गई, 2121.6। ऑप्शन बी। तो 2122, राउंड ऑफ 2122। सही है। आंसर में अगर हम देखें, थर्ड का आंसर बी है। क्लियर? यस। कोई सवाल? नो। फातिमा आपका कोई सवाल? No. ओके। The first bike, sorry, the first phase of the production has now been completed for the new bike. The bike's first bike actually took 45 hours. अब वो कह रहे हैं कि भाई पहली बाइक को तो असल में लगे 45 hours। इतनी देर से हम क्या कर रहे थे, फर्स्ट बाइक विल टेक 50 hours, 50 hours, 50 hours, इतनी देर से हम 50 hours लेके बैठे हुए थे कि पहली बाइक को 50 hours लगेंगे। उसकी बेसिस में हम बार बार कैलकुलेट कर रहे थे सारी एवरेज टाइम, एवरेज टाइम। सी, यहाँ पे भी 50, यहाँ पे भी 50। लेकिन वो कह रहे हैं इन एक्चुअल तो उसको कितना टाइम लगा, 45 आवर्स। एंड द टोटल टाइम फॉर फर्स्ट 8 बाइक्स अमाउंटेड टू 151.875 आवर्स। और 8 बाइक्स बनाने में टोटल हमें इतना टाइम लग गया। वो कह रहे हैं असल में लर्निंग कर्व क्या था। अब वो आर मांग रहे हैं हमसे। बात समझ आई कि नहीं आई? रेट मांग रहे हैं ना हमसे ये लर्निंग बिल्कुल। कर्व का। हाँ, उन्होंने आपको एक्चुअल वैल्यूज दे दी हैं कि एक्चुअल में ये हुआ है कि पहली बाइक ने इतना टाइम लगाया, 8 बाइक्स ने टोटल इतना टाइम लगाया। रेट बता दो हमें यस। इसके हिसाब से क्या बन रहा है। तो अभी हमने एक इक्वेशन देखी है, y इज इक्वल टू ए इंटू आर की पावर n।
वाई क्या होता है? एवरेज टाइम पर यूनिट। फातिमा आप बताओ वाई क्या आ रहा है यहाँ पे? ओके 151 पॉइंट को डिवाइड कर दूं मैं क्या 8 यस, से डिवाइड बाय 8, गुड। ओ, 18.98 151.875 डिवाइडेड बाय 8, तो y इज 18.98। ए क्या यस है? ए पहले यूनिट का टाइम है, और हम 50 नहीं लेंगे, हम लेंगे 45, क्योंकि हम एक्चुअल बेसिस, ये हमारे एक्चुअल रिजल्ट्स हैं। हम एक्चुअल रिजल्ट्स में कैलकुलेट करना है कि हमारा असल में लर्निंग रेट क्या निकला। वो 80% तो हमने सोचा था ना प्रोडक्शन शुरू करने से पहले। अब उन्होंने हमें एक्चुअल रिजल्ट्स दे दिए कि भाई पहले यूनिट ने इतना टाइम लिया, 8 यूनिट्स ने इतना टाइम लिया, इसके हिसाब से आपके पास हमारा लर्निंग रेट क्या आ रहा है वो बताओ। सही है? तो ए की जगह अब हम लेंगे 45, नॉट 50, क्योंकि 45 इज द एक्चुअल टाइम टेकन बाय फर्स्ट यूनिट। आर हमें नहीं पता, और डबलिंग कितनी दफ़ा हुई है 1 से लेके 8 तक उमर? 3 दफा। 3 दफ़ा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, तो पावर आ गई Yes. 3। तो अब मैं 18.98 डिवाइडेड बाय 45 इज इक्वल टू आर क्यूब, और क्या बन रहा है फिर ये? अगर मैं आर क्यूब को ऐसे कर दूं और वहाँ पे 18.98 डिवाइडेड बाई 45 क्या बन रहा है, उसको मैं यहाँ लिखूंगा अंदर। 0.421। 0.421, तो इसकी क्यूब रूट क्या होगी? 0.749 0.749, विच इज 75%, यू कैन से 74%. Okay. 74.9, 75 राउंडिंग ऑफ। सो बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। सही है? क्लियर? Yes. Yes. वेरी लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम इसकी कोशिश करेंगे अगर क्रिट कर लें, अगर आप लोगों के अंदर हिम्मत है, मेरे अंदर तो है। चलो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन कौन बताएगा। उमर पहली दो स्टेटमेंट्स के बारे में आप बता दो, फातिमा लास्ट 2 स्टेटमेंट्स के बारे में आप बता दो, ट्रू और फॉल्स। Okay. हमें नॉट करेक्ट जाननी है, तो हमें बेसिकली फॉल्स वाली पकड़नी है। हम्म, कुछ आया निकल के? एक सेकेंड। फर्स्ट वाली तो करेक्ट है। फर्स्ट वाली और आप कह रहे हो करेक्ट है, ठीक है, इसका मतलब वो हमारे आंसर में नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम फॉल्स ढूंढ रहे हैं। यस, फातिमा एनीथिंग फ्रॉम योर साइड? सेकंड भी करेक्ट है। सेकंड भी करेक्ट है, इसका आंसर 3 और 4 डी होना चाहिए। यस। फातिमा क्या आपकी दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं? Statement 4 definitely false है. Statement number 3, I'm not really sure. Give negative the negative effects of I mean budgeting और learning curve का कोई वो है relation? I don't think so.
हाँ, right? अभी हमने बात की थी ना ऊपर के बजटिंग में लर्निंग कर्व को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, नहीं करेंगे तो नुकसान होगा वगैरह वगैरह, जो मैंने Mm-hmm. 100 और 500 वाली एग्जांपल दी थी Uh-huh. Yeah. कि हमें विद टाइम अपनी लेबर कॉस्ट को हमें कांस्टेंट नहीं रखना चाहिए, हमें विद टाइम उसको कम भी करना चाहिए पर यूनिट बेसिस पे, क्योंकि विद टाइम टाइम कम होता जाता है लेबर का। अगर हम उसको शुरू से लेके कांस्टेंट ही रख देंगे तो हम बिल्कुल पहले पहले यूनिट वाले अमाउंट्स को फिक्स कर देंगे, जो कि आगे जाके कम हो जाते हैं। हम्म। अभी जो हम ऊपर Right. बात करके आए थे 5 points, careful and accurate Mm-hmm. budgeting will ensure that learning curve effects are favorably impacting the labor cost। मेरा ख्याल है ये ट्रू है यार उमर, पक्की बात है ऊपर के दो में से दोनों ट्रू हैं। हाँ, मुझे तो मुझे तो दोनों ही सही लग रहे हैं ऊपर वाले। मुझे थर्ड ट्रू लग रहा है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम वुड नीड टू सेट स्टैंडर्ड लेबर टाइम्स, लर्निंग कर्व रीच अ स्टेडी स्टेट। सही है, ठीक है। Identification of learning curve will permit the company to better plan its marketing, work scheduling, and recruitment and material acquisition activities। हैं? मुझे सेकंड वाले पे शक हो रहा है। सेकंड वाला उस लिहाज से होगा ना कि जब आपको लर्निंग कर्व के बारे में पता होगा तो आप उस लिहाज से लेबर को एम्प्लॉय करोगे, हम्म। और उस लिहाज से अच्छा देखो, तो इस फोर्थ तो तरीके से ही सही है। कंफर्म फॉल्स है। यस। Accurate and appropriate learning curve data are easy to estimate, not easy to estimate। अब फोर्थ के साथ या तो 2 हो सकता है या 3 हो सकता है, कोई एक फॉल्स हो सकता है इन दोनों में से। फर्स्ट तो करेक्ट है, सॉरी फर्स्ट या थर्ड हो सकता है, सेकंड करेक्ट है। फोर्थ के साथ ये फर्स्ट होगा या थर्ड होगा। अब फर्स्ट और थर्ड में से कौन सा गलत लग रहा है। would need to set standard labor times after learning curve has reached a steady state। मुझे तो पहला ठीक लग रहा है, सही है। तो थर्ड तीसरा वाला गलत इसलिए कैसे है। क्योंकि सिर्फ बजटिंग नहीं होता ना। फेवरेबल इम्पैक्ट ही तो होगा, लेकिन अगर हम बजटिंग के अंदर लर्निंग कर्व को इनकॉर्पोरेट करेंगे तो फेवरेबल इम्पैक्ट होगा, क्योंकि विद टाइम आपकी कॉस्ट कम होती जाएगी। केयरफुल एंड एक्यूरेट, ओके 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 ओके। आई थिंक ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ऊपर हमने एक बात देखी थी कि जब आप बजटिंग के अंदर लेबर उसको इनकॉर्पोरेट करोगे, ये दिस पॉइंट, एक सेकेंड, द प्रेजेंस ऑफ लर्निंग इफेक्ट, ये आखिरी पॉइंट की बात कर रहा हूँ, should be taken into account when setting budgets। For example, the labor budget may be reduced by learning effect, but working capital may be required sooner than expected। तो यही तो कह रहे हैं कि आपका लेबर बजट हो सकता है कम करना पड़ जाए, तो ये तो अच्छी बात है, बजट आपका कम हो जाए एक्सपेंस, तो फेवरेबल इम्पैक्ट बन रहा है। खैर इसके आंसर से देखते हैं। आंसर डी है, 3 और 4 नॉट करेक्ट। इसकी रीज़न क्या है भाई। केयरफुल एंड एक्यूरेट Careful and accurate budgeting will not always ensure the learning curve effects are favorably impacting. The stable condition necessary for learning curve to take place may not be present। ओके। अच्छा, अभी हम सिर्फ उसमें बजट बना रहे हैं, उससे कुछ फेवरेबल इम्पैक्ट होगा नहीं एक्चुअल में। द स्टेबल कंडीशन नेसेसरी फॉर द लर्निंग कर्व टू टेक प्लेस, वो ये कह रहे हैं कि भाई आपने बजट के अंदर अगर लर्निंग कर्व का इफेक्ट ले भी लिया तो ज़रूरी नहीं है कि आपका जो इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव ही आए। क्यों? क्योंकि देखो, अगर तो लर्निंग कर्व एग्जीक्यूट हो गया, अगर तो लेबर ने अपना पर यूनिट टाइम कम कर लिया विद एवरी पासिंग यूनिट, फिर तो ठीक है, फिर तो आपका हो जाएगा। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हो सकता है ऐसी कंडीशंस प्रेजेंट ना हो कि लर्निंग कर्व माइट नॉट बी एबल टू टेक प्लेस। ठीक है, इस वजह से हो सकता है बजट में हमने सोचा हो कि यार बजट विद टाइम कम हो जाएगी कॉस्ट, सही है, तो हम बजट विद टाइम कम करते गए, और एक्चुअल में क्योंकि लर्निंग कर्व हो ही नहीं पाया, क्यों? ड्यू टू एनी अनप्लान्ड चेंजेस इन प्रोडक्शन टेक्निक्स, लेबर टर्नओवर और एनी डिफरेंट प्रॉब्लम। लेबर टर्नओवर मीन्स लेबर छोड़ के चली गई, अब नई लेबर आ गई। अब हमने तो बजट के अंदर उस हिसाब से रखा हुआ था कि विद टाइम लेबर टाइम पर यूनिट कम होता जाएगा,
लेकिन अब नई लेबर आ गई है तो ऑब्वियसली वो फिर से सीखेगी, फिर से टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन हम तो सोच के बैठे थे कि अब टाइम कम लगेगा। तो इस यहाँ पे एडवर्स वेरिएंस हो सकती है, एडवर्स इम्पैक्ट भी हो सकता है। बात समझ आई या नहीं आई? यस, आ गई। फातिमा आपको समझ आई? या पक्की बात है, नहीं समझ आई तो आप मुझे बताओ। यस, नहीं नहीं समझ में आ गया। तो इन शॉर्ट अगर हमने बजट में ये सोच लिया कि यार विद टाइम लर्निंग कर्व इफेक्ट आएगा और हमारी पर यूनिट कॉस्ट कम होती जाएगी लेबर की, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हो सकता है ऐसा ना हो, राइट? कोई भी रीज़न हो सकती है। फॉर एग्जांपल अनप्लान्ड चेंजेस, अब कोई ऐसा चेंज कर दिया। जैसे इमेजिन में अगर आपको अगेन टोयोटा की एग्जांपल दूँ, लेट्स सपोज कोई नया मॉडल आ गया या कोई नई मॉडिफिकेशन आ गई, कोई डिज़ाइन चेंज आ गया, कोई फेस लिफ्ट आ गया, तो पहले जो लेबर थी उसको बिल्कुल हाथ फिक्स हुआ था ना, उसको ठक 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 बनाए जा रहे हैं, काम करे जा रहे हैं। अब जब नया मॉडल आया तो ऑब्वियसली वो लोग नए मॉडल के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा उनको फिर से वही स्पीड पे आने में। अब हम सोच के बैठे कि नहीं यार टाइम तो कम होता रहेगा, लेकिन बीच में हमने नया मॉडल, अनप्लान्ड चेंजेस इन प्रोडक्शन टेक्निक्स, हमने नया मॉडल इशू कर दिया, बीच में लॉन्च कर दिया। तो इस वजह से तो लेबर लर्निंग रेट ख़राब हो जाएगा, लर्निंग कर्व। बात समझ आई? यस। तो ये कहानी थी। इस वजह से इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ऑलवेज वी हैव फेवरेबल इम्पैक्ट, वी कैन हैव नेगेटिव एडवर्स इम्पैक्ट एज वेल। तो यहीं तक रखते हैं आज की क्लास को। आगे का मैं देख लेता हूँ लीनियर रिग्रेशन, अब आगे का हमने पढ़ा हुआ तो सारा है और इतना ज़्यादा है भी नहीं है। चैप्टर थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि लर्निंग का एक नई और थोड़ी सी डिटेल्ड चीज़ थी। उसके अलावा वही y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, फोरकास्टिंग, सीजनल वेरिएशन, एडिटिव मॉडल, मल्टीप्लिकेटिव मॉडल, ये सब हम पुराना पढ़ चुके हैं, ये सब पुराना है। लेकिन आई थिंक अभी भी 2 क्लासेस लगेंगी इस चैप्टर को ख़त्म होने में विदाउट किट, मेरे हिसाब से एटलीस्ट लगनी चाहिए, मुझे लग रहा है। तो आप लोग माइंड रखो आज 10th of February है ना। अगर हम ज़रा ब्रेक श्रेक कम करें, पिछला वीक को ज़्यादा ही हमारा इजी हो गया, अगर हम इस हफ्ते ढंग से थोड़ा स्पीड अप करें तो आई थिंक हमारा कोर्स विद किट क्वेश्चंस ख़त्म हो जाना चाहिए मैक्सिमम बाय 20th। इससे आगे जाना नहीं चाहिए। गया भी तो 22nd तक जा सकता है आई थिंक, विद किट, विदाउट किट नहीं कह रहा, विद MCQs। उसके बाद फिर जो 10 12 15 दिन बचेंगे उसमें हम CRQC करते रहेंगे। बट द गुड थिंग इज कि सिर्फ 1 2 चैप्टर्स बचेंगे एंड वाले, बाकी सारा सिलेबस सॉर्टेड है। रुको मैं रिकॉर्डिंग खत्म कर लूँ।